हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है लिविंग वर्ल्ड उसका, ठीक है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी के बारे में और हमने बायोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी के बारे में और सिस्टमैटिक्स के बारे में, ठीक है। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में। एक बात और जो आपको बतानी है वो ये है कि जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे उसके जो नोट्स होंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और एक लास्ट बात जो है वो ये है कि जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे वो स्ट्रिक्टली आपकी न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा, न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। और इसके अलावा जो एनएमसी का जो नीट का सिलेबस है, नीट यूजी का जो सिलेबस है उस पे बेस्ड होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक नोमेनक्लेचर। अब देखो नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है। तो नोमेनक्लेचर का बेसिकली मतलब होता है नामकरण। क्या होता है? नामकरण, ठीक है। देखो जो भी कोई भी एक बच्चा इस एनवायरनमेंट में आता है, इस दुनिया में आता है, तो उसके पैदा होने के बाद उसका क्या होता है? नामकरण, ठीक है। या फिर कोई भी स्पीसीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हम ढूंढते हैं या साइंटिस्ट ढूंढते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डिस्कवरी वाले जो होते हैं वो अपना कैमरा लेके चले जाते हैं ओशियंस में, सीज में, फॉरेस्ट में और ढूंढते रहते हैं नए नए ऑर्गेनिज्म को। और जब उन्हें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो वो उसका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अब सर नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट्स द नीड ऑफ नोमेनक्लेचर? तो देखो होता क्या है कि अगर आप विद इन इंडिया हैं तो इंडिया में एक ही स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं। जैसे आप उसे डॉग कह रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में आप उसको कुत्ता बोल रहे हैं, ठीक है, और संस्कृत में आप उसको कुक्कर बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो आप विद इन इंडिया बात कर रहे हैं। और जितनी हमने थ्री लैंग्वेजेस का बात किया है विद इन इंडिया, इंडिया में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर हर लैंग्वेजेस का अपना अपना नाम होगा हर स्पीसीज का, तो आप कैसे याद रख पाएंगे? ये मान लीजिए आप तो चलो इंडिया के अंदर याद रख लें, अगर आप अमेरिका चले जाएं, जापान चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, तो वहां जाके अगर आप कहोगे कि कुकर दे दो, तो वो आपको क्या कैसे आपकी हेल्प कर पाएगा? वहां जाके आप कैसे स्टडी कर पाएंगे? तो साइंटिस्ट ने प्लान किया कि ऐसा किया जाना चाहिए कि जो स्पीसीज है उसका एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। और ये साइंटिफिक नेम वो नेम होगा जिससे वो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। यानी ये क्या होगा? उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। क्या होगी? ये एक उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी। ये नाम किसी और चीज को दिया ही नहीं जाएगा। यानी हर स्पीसीज को एक साइंटिफिक नेम अलॉट किया जाएगा और वो साइंटिफिक नेम क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म की यूनिक आइडेंटिटी होगी। वो नाम किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा। इससे क्या हेल्प मिलेगी? इससे ये हेल्प मिलेगी कि अगर हम कहीं भी बोलते हैं रेटस रेटस, दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर हम रेटस रेटस बोल देते हैं तो वो जाके हमें रेट ही देगा, चूहा ही हमें लाके देगा, स्नेक लाके हमारे हाथ में नहीं पकड़ाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना जिससे वो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाए उस सेम नेम से। तो नामकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो उसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और फेमस है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है कैरलस लिनियस। अब बायनोमियल का मतलब क्या होता है? अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो तो बायनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स, दो कंपोनेंट। चलो सबसे पहले मैं अपनी एक बात करूं तो मेरा नाम है जैसे कि मान लीजिए सचिन यादव, ठीक है, सचिन यादव, ठीक है। तो यहां दो कंपोनेंट है, एक सचिन और एक यादव। तो यादव जो है वो मेरी कास्ट को डिनोट करता है। किसको? कास्ट को डिनोट करता है। और सचिन मेरी इंडिविजुअलिटी को डिटरमाइन कर रहा है। मान लीजिए अगर मैं क्लास में हूं और एक क्लास में सिर्फ मैं ही सचिन हूं, तो वहां यादव जो है वो मेरी कास्ट को डिनोट कर रहा होगा और सचिन मेरी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये बस एक एग्जांपल है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि सर आपने कहा था कि यूनिक आइडेंटिटी है, बस सचिन नाम के तो और भी क्लास में हो सकते हैं। मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लीजिए कि यहाँ सचिन मेरी कोई क्लास में सचिन नहीं है और सचिन यहाँ पे क्या है? मेरी इंडिविजुअलिटी और यादव मेरी कास्ट है। तो लिनियस ने कहा था कि कोई भी स्पीसीज जो होगी इस दुनिया में उसका हम नामकरण करेंगे और उसका जो नाम होगा उसके नाम में दो कंपोनेंट होंगे। यानी किसी भी स्पीसीज को अगर आप नाम प्रोवाइड करोगे तो उस नाम में दो कंपोनेंट होंगे। उसमें जो एक कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे जेनरिक नेम। क्या बोलेंगे? जेनरिक नेम। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट। कहने का मतलब है जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो और सेपियंस। तो यहां जो दो कंपोनेंट है इसमें, पहला कंपोनेंट ये है होमो और दूसरा कंपोनेंट क्या है? सेपियंस। तो ये दो कंपोनेंट है।
तो इसमें जो होमो है ये इसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, किसको? जीनस को। और जो सैपियंस है वो इसको स्पीसीज को डिनोट करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा जेनेरिक नेम और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। अगर मैं एग्जांपल लूं ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस। तो होमो इसमें क्या होगा, इसका जेनेरिक नेम होगा, और सैपियंस इसमें किसको डिनोट करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट को। जो जेनेरिक नेम होता है वही जीनस होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वही उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। सर अभी जीनस और स्पीसीज क्या है? ये नई टर्म जीनस और स्पीसीज। तो मैं अभी इसके बारे में आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जो जीनस और स्पीसीज है ये बेसिकली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जिनको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल में बढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो जीनस और स्पीसीज है ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, यानी एक तरह से ग्रुप्स है। क्या है? ग्रुप्स है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को रखा जा रहा है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को भरा जा रहा है। अगर मैं यहां बोल रहा हूं रेटस, तो रेटस का एक मतलब यह है कि ये ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ चूहे आएंगे। मैं बोल रहा हूं सैपियंस, तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ ह्यूमंस आएंगे, कैट नहीं आ सकती। समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहां स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अगर मैंने रेटस बोल दिया तो उसमें रेट स्पीसीज आएंगी, बस सिर्फ रेट ही आएंगी, कोई और नहीं आ सकता। और अगर मैं सैपियंस बोल रहा हूं तो इसमें सिर्फ ह्यूमंस ही आएंगे और कोई स्पीसीज नहीं आ सकती। तो स्पीसीज एक ग्रुप है, जीनस भी एक ग्रुप है, स्पीसीज एक छोटा ग्रुप है और जीनस एक बड़ा ग्रुप है। बहुत सारी स्पीसीज मिलके एक जीनस बनाती हैं, बहुत सारी स्पीसीज मिलके क्या बनाती हैं? एक जीनस बनाती हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो आपने सुना होगा कि डॉग जो होता है वो कई तरह के होते हैं, कई तरह के डॉग हैं। एक बुल डॉग होता है, एक वो पप्पी वाला डॉग होता है, कई तरह के डॉग हैं। तो वो अलग अलग स्पीसीज है, और ये स्पीसीज मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे जीनस। तो जीनस मतलब एक डॉग का एक बड़ा ग्रुप। और जो अलग अलग तरह के डॉग्स हैं, पप्पी वाला डॉग, हच वाला जो कुत्ता आता था वोडाफोन वाला पहले, वो अलग, बुलडॉग अलग, ठीक है, और भी अलेस्टेशियंस और कौन कौन सी वैरायटी होती है। तो वो क्या है? वो इंडिविजुअल स्पीसीज है, और इन इंडिविजुअल स्पीसीज एक बड़े ग्रुप में जाएंगी जिसको हम क्या बोलेंगे? जीनस बोलेंगे। तो सिंपल सादा भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर ऑर्गेनिज्म के नाम में दो कंपोनेंट होंगे, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? अगर मैं एग्जांपल लूं होमो सैपियंस, तो होमो यहां पे जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और सैपियंस स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। अभी जीनस और स्पीसीज क्या है? स्पीसीज छोटा ग्रुप है, जीनस बड़ा ग्रुप है। ग्रुप मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म को रखा जा रहा है। ठीक है? अगर उसी तरीके से मैं मैंगो की बात करूं तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मेंजीफेरा इंडिका। जहां जो मेंजीफेरा है इसके जीनस को डिटरमाइन करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, और जो इंडिका जो है जिसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था ये मैंने आपको बताया था कि इसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म के नाम में दो कंपोनेंट होंगे, बट इनका खुद का नाम कैरोलस लीनियस नहीं था, इनका खुद का नाम था कार्ल वॉन लीनियस। इनके खुद के नाम में तीन कंपोनेंट थे। तो उन्होंने कहा ये तो गलत हो जाएगा, मैं पूरी दुनिया से कह रहा हूं कि दो वर्ड रखो, और मैंने खुद के अपने नाम में तीन वर्ड रख रखे हैं। तो इन्होंने अपना खुद का नाम चेंज करके कार्ल वॉन लीनियस से क्या रख दिया? कैरोलस लीनियस रख दिया। अब इनके बारे में आगे बढ़ते हैं। लीनियस ने स्टार्टिंग की थी बाइनोमियल सिस्टम की, तो इनको फाउंडर बोला गया कि ये क्या है? फाउंडर है किसके? बाइनोमियल सिस्टम के। उस टाइम पे जितने भी प्लांट डिस्कवर्ड थे, जितने भी प्लांट उस टाइम पे डिस्कवर्ड थे, उन्होंने उन सारे प्लांट्स का साइंटिफिक नेम दिया। उन सारे प्लांट्स को क्या दिया? साइंटिफिक नेम दिया। और उनको, उन नाम को जो उन्होंने साइंटिफिक नेम दिए थे प्लांट्स को, उनको अपनी एक बुक में पब्लिश किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। क्या नाम था? स्पीसीज प्लांटेरम। और ये बुक पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 में, 1 मई 1753 में। अब इस बुक के छपने से पहले जितने भी प्लांट्स रहे होंगे उनका जो भी नाम रहा होगा वो सब इनवैलिड, वो सब इनवैलिड। अब इनको उन्हीं नाम से जाना जाएगा जो नाम इन्हें लीनियस ने दे दिया है। साइंटिफिक नेम की बात कर रहा हूं, लोकल नेम की नहीं बात कर रहा हूं। साइंटिफिक नेम, इन ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम वही रहेगा जो लीनियस ने डिसाइड कर लिया है। इससे पहले इनका जो भी साइंटिफिक नेम रहा होगा वो इनवैलिड है। हालांकि लोकल नाम अपना अपनी भाषा में कुछ भी दे लो, कोई मैटर नहीं करता। लीनियस ने उस टाइम पे जो डिस्कवर्ड एनिमल्स थे उनका भी साइंटिफिक नेम दिया, उनको भी साइंटिफिक नेम दिया।
और उनका साइंटिफिक नेम इन्होंने अपनी एक दूसरी बुक में पब्लिश किया जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ली, नीट में आ सकता है। सिस्टमा नेचुरी नाम की बुक थी, उसका 10th एडिशन में इन्होंने उस टाइम के जितने भी डिस्कवर्ड एनिमल थे उनका नॉमेनक्लेचर किया, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758 1758 में। सिमिलरली इस बुक के छपने से पहले एनिमल्स को अगर कोई साइंटिफिक नेम किसी भी साइंटिस्ट ने दे दिया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब वही नाम वैलिड माने जाएंगे जो लीनियस ने दे दिए हैं, लीनियस की बुक में पब्लिश। तो ये तो बात हुई थी लीनियस के टाइम के, लीनियस के जमाने की, बट लीनियस तो गुजर गए, लेकिन ऑर्गेनिज्म तो अभी भी डिस्कवर किए जाते हैं। तो अब उनका नामकरण कौन करे? ऐसा तो नहीं कि लीनियस इकलौते पंडित थे, उसके बाद किसी का नामकरण होगा नहीं, उसके बाद किसी को नाम दिया नहीं जाएगा। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, साइंटिस्ट की कमेटी बनाई गई जो कि प्रिंसिपल्स यानी रूल्स बनाएंगी किसके? नॉमेनक्लेचर के, जो कि नॉमेनक्लेचर के रूल्स बनाएंगी कि कैसे नामकरण किया जाए जो भी नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं उनका। तो उसके लिए एक कमेटी है जिसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब बोटेनिकल आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये किसका नामकरण करेंगी? प्लांट्स का। और इस कमेटी का जो गठित हुआ था, ये कमेटी जब एस्टेब्लिश हुई थी 1961 में, उसी तरीके से एक कमेटी थी ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। कभी कभी यहाँ ऑफ की जगह फॉर दे देते हैं, डरना मत। अब यहाँ जूलॉजिकल आ रहा है तो यानी कि ये किसको नामकरण करेगी? एनिमल्स का। तो एनिमल्स का नामकरण कौन करेगी? ICZN। उसी तरीके से एक और कमेटी थी ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अब नाम में बैक्टीरिया आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि किसका नॉमेनक्लेचर करेगी? बैक्टीरिया का। सर बैक्टीरिया का भी नॉमेनक्लेचर होता है, क्यों नहीं होता? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कॉलेराई, ये नाम किसने दिया? आपने नहीं ना, कमेटी नहीं दी है, ICNB ने। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कि अगर हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, तो इसके कुछ रूल्स होने चाहिए नामकरण के। वो रूल्स क्या है? तो चलो रूल्स जानते हैं। तो पहला रूल है कि बाइनोमियल सिस्टम में किसी भी अगर स्पीसीज का अगर आप नामकरण करेंगे तो जो लीनियस कह गए थे अपनी बात, उसको थोड़ी तवज्जो दे देते हैं। लीनियस की बात मान लेते हैं। लीनियस कह के गए थे कि किसी भी स्पीसीज का नाम करोगे तो 2 कंपोनेंट होंगे, एक उसका जेनेरिक नेम होगा जो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा जो उसकी स्पीसीज नेम को डिनोट करेगा। ठीक है। अब देखो जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है इसकी वैल्यू तभी होती है जब इसके पास जेनेरिक नेम हो। जैसे मैं बात करूं इंडिका और मैं बात करूं रोजा इंडिका। अगर मैं सिर्फ इंडिका बोलता हूं तो ये कार होती है, लेकिन अगर मैं रोजा इंडिका बोलता हूं तो ये रोज होता है। तो मेरे कहने का मतलब था कि सिर्फ स्पेसिफिक एपिथेट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि इसके साथ क्या ना जुड़े? ये जीनस ना जुड़े। जब तक इसके साथ जीनस नहीं होगा तब तक ये स्पेसिफिक एपिथेट की कोई वैल्यू नहीं होती, ये कुछ भी हो सकता है। पसंद आई आपको? तो अगर हम साइंटिफिक नेम का एक एग्जांपल लें, मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका स्पीसीज नेम। तो पहला रूल समझ में आ गया, किसी के नाम में 2 पार्ट्स, एक जीनस और एक स्पीसीज। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि जब भी आप नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो जीनस है उसका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। तो यहां देखो M कैपिटल है कि नहीं, लेकिन जो स्पीसीज होगी उसका जो पहला वर्ड है वो स्मॉल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप रेट का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे रेटस। जीनस का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा और स्पीसीज का जो पहला वर्ड होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो दूसरा वर्ड क्लियर। तीसरे के वाले की बात कर रहे हैं कि जब आप इसे हाथ से लिखेंगे तो आप जीनस को अलग से अंडरलाइन करेंगे और रेटस को अलग से अंडरलाइन करेंगे। आप इस तरीके की अंडरलाइन नहीं कर देंगे, पूरे में आपने कर दी गलत। जीनस को अलग अंडरलाइन करोगे और स्पीसीज नेम को अलग से अंडरलाइन करोगे। ये तब होगा जब आप इसको अपने हैंड से लिख रहे हैं या आप इसको टाइप करवा रहे हैं। टाइपराइटर होता था ना पुरानी मूवीज में, पट 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 पट, तो उस टाइपराइटर से टाइप करवा रहे हैं तो आप ऐसे करके अंडरलाइन करवाएंगे। लेकिन अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं, आप लैपटॉप पे बैठे हैं और आप इसे प्रिंट कर रहे हैं इटैलिक्स में, किसमें? इटैलिक्स में। इटैलिक्स मतलब ऐसे करके, जबरदस्ती टेढ़ा करके, ऐसे करके, ठीक है, मान लो टेढ़ा टेढ़ा करके लिख रहे हैं, तो अब आपको अंडरलाइन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप ना भी अंडरलाइन करेंगे तब भी चलेगा। बेसिकली ये जो इटैलिक्स में आपने टाइप किया ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नाम है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। यही रिप्रेजेंट कराने के लिए हम ये काम कर रहे थे। बात समझ में आ गई? तो साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं? लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। ठीक है। अब देखो इस स्पीसीज को, कोई भी पार्टिकुलर स्पीसीज है,
मान लीजिए मैग्नीफेरा इंडिका है, तो इसको किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा। तो मान लीजिए कि इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था कैरोलस लीनियस। तो जो साइंटिस्ट होगा उसका नाम आप स्पीसीज के पीछे लिख सकते हैं, लेकिन बट उसके नाम को आप अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो यहां देख रहे हो कि जो साइंटिस्ट जो नॉमेनक्लेचर प्रपोज कर रहा है, आप उसका नाम शॉर्ट में लिख सकते हो, किसके बाद, इस स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। तो अगर मान लीजिए कि लीनियस ने डिस्कवर किया है मैग्नीफेरा को, तो हम लिख देंगे मैग्नीफेरा इंडिका लिन मतलब लीनियस, ठीक है। शॉर्ट में हम ऐसे करके नाम लिख देंगे रोमन लेटर्स में, किसमें, रोमन लेटर्स में इसका नाम लिख देंगे। और ना तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे और ना ही हम इसको ऐसे करके टेढ़ा करके लिखेंगे इटैलिक्स में ना, और ना ही हम इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सिंपली जैसे लिखा जाता है रोमन लेटर्स में वैसे लिख देंगे। अब आप नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी कि जितने भी नाम है साइंटिफिक नेम्स है वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस है, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होता। जैसे आपको पता है कि COLOR कलर और COLOUR ये भी कलर, तो जो इंग्लिश है या अदर लैंग्वेजेस है उसमें वेरिएशंस पॉसिबल, लेकिन लैटिन लैंग्वेज ये डेड लैंग्वेजेस है, ये एंशिएंट टाइम की लैंग्वेजेस है, इनमें अब कोई वेरिएशन नहीं होते। इसलिए हमने प्रेफर करते हैं एक तो इन लैंग्वेजेस को कंजर्व करके रखने के लिए, और इनमें वेरिएशन नहीं होते, इसलिए हम साइंटिफिक नेम कहां से लेते हैं, लैटिन से लेते हैं। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट बात बताएं हम आपको, प्लांट्स में टोटोनियम्स वैलिड नहीं होता। टोटोनियम्स वैलिड नहीं होता कहने का मतलब यह है कि प्लांट्स में जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों सेम नहीं हो सकते। यानी मैं मैग्नीफेरा नहीं लिख सकता, ये गलत है, ऐसे साइंटिफिक नेम आप नहीं दे सकते। लेकिन यही सेम चीज एनिमल्स के लिए वैलिड है। आप नाजा लिख दो, सही है, ये एक तरह का स्नेक होता है। आप रेटस लिख दो, ये रेट होता है। यानी जीनस नेम और स्पीसीज नेम एनिमल्स के लिए तो सेम हो सकते हैं, बट प्लांट के लिए सेम नहीं हो सकते। अब सर ऐसी पक्षपात क्यों, कि एक को तो परमिशन दे दी है कि कुछ भी कर लो और दूसरे को परमिशन नहीं दे रहे हो। इसका रीजन, एनिमल का जो काउंट है वो वर्ल्ड में 1.2 मिलियंस के अकॉर्डिंग है, ये इतनी स्पीसीज है एनिमल्स की, और प्लांट की स्पीसीज वर्ल्ड में कितनी है, 0.5 to 0.6 मिलियन। तो एनिमल की स्पीसीज ज्यादा है, तो इनके नामकरण में हो रही थी दिक्कत, तो इनको टोटोनियम्स वैलिड कर दिए कि जाओ तुम्हें छूट दी गई। यही छूट प्लांट्स में नहीं है। सेम चीज है ओटोनियम के लिए। सर टोटोनियम तो समझ में आ गया, जीनस स्पीसीज। अभी टोटोनियम क्या है, देखो एक होता है जीनस, एक कैटेगरी एक ग्रुप, एक होती है स्पीसीज, एक और ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं सब स्पीसीज। क्या बोलते हैं, सब स्पीसीज, या फिर आप कह दीजिए वैरायटी। ये एक तीसरा ग्रुप है, ये इससे भी छोटा ग्रुप है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा ग्रुप है। ये क्या है, मान लीजिए बहुत छोटा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है, तो सब स्पीसीज होती हैं। अब मान लीजिए ऑटोनियम का मतलब है कि ग्रुप का नाम, सॉरी जीनस का नाम, स्पीसीज का नाम और सब स्पीसीज का नाम तीनों सेम नहीं हो सकते। प्लांट के केस में ये तीनों सेम नहीं हो सकते, लेकिन एनिमल के केस में हो सकते हैं, एनिमल के केस में हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रोजा इंडिका नहीं लिख सकते, ठीक है, रोजा इंडिका नहीं लिख सकते आप, लेकिन होमो सैपियंस लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सॉरी यहां पे एक थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, जो आपका ये है ऑटोनियम का क्या रूल है कि आपका जो स्पीसीज नेम है और सब स्पीसीज नेम है ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। कौन कौन से, स्पीसीज और सब स्पीसीज, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। किसके केस में, प्लांट के केस में, और एनिमल के केस में ये सेम हो सकते हैं। टोटोनियम ये है, ठीक है। तो मतलब आप रोजा इंडिका नहीं ले सकते, यानी कि जो आपकी स्पीसीज है और सब स्पीसीज है ये सेम नहीं हो सकती प्लांट के केस में, लेकिन आप होमो सैपियंस ले सकते हो। यानी एनिमल के केस में आप स्पीसीज और सब स्पीसीज ये दोनों नाम सेम रख सकते हो, बट दिस इज नॉट वैलिड विद प्लांट्स। रीजन सेम है, एनिमल्स का काउंट ज्यादा होता है, प्लांट्स का काउंट कम होता है। नेक्स्ट जो रूल है नॉमेनक्लेचर का वो है कि टाइप स्पेसिमेन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट शुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपने कोई दुनिया में नया प्लांट ढूंढा है, नया प्लांट डिस्कवर्ड हुआ है, तो आपको उसकी क्या बनानी है, एक हर्बेरियम सीट बनानी है। हर्बेरियम सीट क्या होती है, एक बड़ी सी सीट होती है, ठीक है। उस पर आप क्या करना है कि जो भी आपका नया प्लांट डिस्कवर्ड हुआ है उसका कोई भी पार्ट आप ले सकते हो, आपका स्टेम ले सकते हो,
आप उसकी लीव ले सकते हो, आप उसका फ्लावर ले सकते हो। आप उसको लोगे, उसको ड्राई करोगे और उसको यहां पे क्या कर दोगे, सीट पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, सीट पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। इसको बोलेंगे हर्बेरियम सीट बनाना। तो आप हर्बेरियम सीट बनाओगे और उसको आप क्या करोगे, हर्बेरियम में प्लेस करोगे। हर्बेरियम एक फाइल है, उस फाइल में इस सीट को आप क्या करोगे, प्लेस करोगे। तो ये सारे रूल्स थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। किसके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, क्या आप नामकरण कैसे करेंगे। और वही सबसे ज्यादा वैलिड है। एक और आपको पढ़ा देते हैं, दैट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये उतना ज्यादा फेमस नहीं है, बट थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में भी। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया गया था वो हक्सले और स्टिकलैंड के द्वारा दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में 2 टर्म नहीं 3 टर्म होंगे, जिसमें एक होगा जीनस, एक क्या होगा उसका, जीनस यानी बड़ा वाला ग्रुप, एक क्या होगा इसमें जीनस, दूसरा इसमें क्या होगा स्पीसीज, और तीसरा क्या होगा इसमें सब स्पीसीज। तीसरा क्या होगा इसमें सब स्पीसीज। यानी नाम में अब 3 कंपोनेंट होंगे, जीनस, स्पीसीज या फिर सब स्पीसीज। सब स्पीसीज को आप कह दीजिए वैरायटी, तरीके से क्या होगी, वैरायटी। इन 3 कंपोनेंट होंगे। ओके ठीक है। अब ये क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, सब स्पीसीज क्या है, तो मैंने आपको बता दिया था। ये क्या है, सब कैटेगरी है या ग्रुप्स हैं जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं या फिर रख देते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल अगर मैं इसका लूं तो एक एग्जांपल है इसका ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस। ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, ये हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर को, यानी कि फूल गोभी को। एक है आपका ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, ये नाम है कैबेज का, पत्ता गोभी को। और एक है आपका ब्रासिका ओलेरेसिया कोलोरोपा, नॉलखोल, ये नाम है गांठ गोभी का। यहां ब्रासिका जो है वो जीनस है, जो ओलेरेसिया ये स्पीसीज है, और बोट्राइटिस क्या है, सब स्पीसीज है। अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए, सर एक बात बताइए, आपको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाने की जरूरत क्या पड़ी, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था, हम बाइनोमियल सिस्टम से काम चला लेते। अब फिर आप ये सोच रहे होगे सर आप ये कह रहे हो कि बाइनोमियल सिस्टम से काम चला लेते तो फिर ये सब स्पीसीज की प्रॉब्लम आ जाती, सब स्पीसीज की प्रॉब्लम आ जाती। तो फिर एक सवाल आता है कि सब स्पीसीज बनानी क्यों है, इसको एक अलग स्पीसीज बना देते, इसको एक अलग स्पीसीज बना देते, इसको एक अलग स्पीसीज बना देते, दिक्कत ही खत्म हो जाती। समझ रहे हो, इस फूल गोभी को नाम दे देते ब्रासिकेसा बोट्राइटिस, इसको नाम दे देते ब्रासिका कैपिटेटा, और इसको नाम दे देते ब्रासिका कोलोरोपा, कहानी खत्म हो जाती, जरूरत ही नहीं पड़ती ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की। ये सब स्पीसीज बनाई क्यों, सब स्पीसीज की बनानी जरूरत क्यों पड़ी, आप डायरेक्टली स्पीसीज ही बना देते। ये हो जाती, ऊपर वाला हो जाता ब्रासिका बोट्राइटिस, ये वाला होता ब्रासिका कैपिटेटा, और ये वाला होता ब्रासिका कोलोरोपा। अब इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, कि ऐसा नहीं है कि स्पीसीज किसी को भी बना देंगे, आपके कहने से स्पीसीज बना देंगे। स्पीसीज बनाने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों आया, की जरूरत पड़ी इसकी, क्यों सब स्पीसीज में ऐड हुई, वो समझाना चाह रहा हूं आपको। इसको समझने के लिए आपको कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपके कहने से स्पीसीज बना दी जाएंगी, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप प्लांट में स्पीसीज का फॉर्मेशन डिसाइड कर रहे हैं कि इसको स्पीसीज कहा, एक डिफरेंट स्पीसीज कहा जाएगा कि नहीं, तो आप उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं। आप देखते हैं कि वो मॉर्फोलॉजिकली सेम है या मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है अदर्स से। और पहली प्रायोरिटी आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देते हैं, दूसरी प्रायोरिटी आप देते हैं इनब्रीडिंग को। किसको, इनब्रीडिंग को, कि इनका आपस में अगर रिप्रोडक्शन कराया जाए तो बच्चे पैदा हो रहे हैं कि नहीं, इनब्रीडिंग इनके में पॉसिबल है कि नहीं। प्लांट में तो हम ये ध्यान रखते हैं। अगर हम एनिमल में स्पीसीज को डिफरेंशिएट करना चाहें कि ये 2 ऑर्गेनिज्म, मान लो कि ये ए ऑर्गेनिज्म है और ये बी ऑर्गेनिज्म है, मुझे डिटरमाइन करना है प्लांट्स में कि ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं या डिफरेंट स्पीसीज के। तो प्लांट्स में तो मैं देखूंगा इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी है कि नहीं, वो देखना मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। दूसरा मैं देखूंगा कि इनके अंदर इनब्रीडिंग पॉसिबल है कि नहीं, ये दोनों आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं कि नहीं मिलके। लेकिन जब मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के केस में उनकी पहली प्रायोरिटी होती है इनब्रीडिंग। उल्टा, एनिमल्स की पहली प्रायोरिटी क्या है, एनिमल्स की पहली प्रायोरिटी क्या है, इनब्रीडिंग, कि दोनों आपस में मिलकर बच्चे पैदा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और दूसरी प्रायोरिटी एनिमल्स में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कि ये दिखने में सेम है कि नहीं। क्योंकि प्लांट में उल्टा था, प्लांट में वो पहले देख रहे थे मॉर्फोलॉजिकल सेम है कि नहीं, उसके बाद देख रहे थे इनब्रीडिंग है कि नहीं। अब जो ब्रासिका वाला जो केस है, गोभी वाला जो केस है, इसमें क्या था
बेसिकली, एक मिनट, अब देखो इसमें क्या था, ये जो आपकी तीनों स्पीसीज है ना 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकली सेम थी। ये तीनों स्पीसीज क्या थी? मॉर्फोलॉजिकली सेम थी। अब मॉर्फोलॉजिकली अगर सेम है तो प्लांट की प्रेफरेंस क्या रहती है स्पीसीज बनाने के लिए? मॉर्फोलॉजी। तो अगर ये मॉर्फोलॉजिकली सेम है तो ये सेम स्पीसीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम स्पीसीज होनी चाहिए। इसलिए इनको सेम स्पीसीज नाम दिया, सेम स्पीसीज रखा, दैट इज ओलिरेसिया। बट दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि इन तीनों तरह की गोभी में जब आपस में इंटरब्रीडिंग कराई तो इनके अंदर इंटरब्रीडिंग नहीं हुई। यानी स्पीसीज का पहला क्राइटेरिया तो इन्होंने फुलफिल कर दिया, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सेम थी, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। और क्योंकि इन्होंने पहला क्राइटेरिया फिल कर दिया है और वही मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसलिए इनको सेम स्पीसीज में रखा गया। लेकिन दूसरा वाला जो क्राइटेरिया है ये इतना इग्नोर करने लायक नहीं है कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर करें कि करते हैं कि अगर कोई इंटरब्रीडिंग नहीं कर रही है कोई बात नहीं। तो अगर क्योंकि ये इंटरब्रीडिंग नहीं कर रही थी और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया कि इनकी क्या बना दी? अलग अलग सब स्पीसीज बना दी। बात समझ में आई? बात समझ में आई सब स्पीसीज क्यों बनाई और कैसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आया? ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मुझे बताइए कि मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूं कि नहीं अच्छा कंटेंट। ठीक है, और प्लीज इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं काम करता रहूं। ये मेरी बिगनिंग है अभी जस्ट बस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।